अगर आईवीएफ के बाद मिसकैरेज हो गया है तो ये द एंड नहीं है। आपका आईवीएफ रिजल्ट पॉजिटिव आया है और आपको ऐसा लग रहा है अब तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे फर्टिलिटी क्लिनिक्स और डॉक्टर्स मना करते हैं पहले 3 महीने तक अपनी आईवीएफ प्रेगनेंसी को डिस्क्लोज मत करिए, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाली हूँ आईवीएफ के बाद मिसकैरेज क्यों होता है, वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जो आपको बता सकते हैं ये मिसकैरेज की तरफ है, और कैसे आप अपनी आईवीएफ प्रेगनेंसी को सेफ रखें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिखा टंडन, OBGYN एंड सीनियर इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट एट मातृत्व फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर बेतिहाता गोरखपुर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आईवीएफ प्रेगनेंसी बाकी सबसे अलग क्यों होती है। आईवीएफ के दौरान हम केवल एग्स और स्पर्म्स को बॉडी से बाहर मिलाते हैं, लेकिन बाकी का प्रोसेस इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटल फॉर्मेशन और बेबी का डेवलपमेंट आप ही की बॉडी में हो रहा होता है। ये प्रेगनेंसी डिपेंडेंट होती है बहुत सारी मेडिसिन पे और उस हार्मोनल सपोर्ट पे जो हम आपको बाहर से दे रहे होते हैं। ये प्रेगनेंसी बहुत वल्नरेबल होती है। पहले 12 हफ्तों में अपनी इस प्रेगनेंसी को बचा कर रखना जरूरी है ताकि एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी अचीव कर सके। आईवीएफ के बाद मिसकैरेज होता क्यों है? आईवीएफ के बाद मिसकैरेज होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है क्रोमोसोमल एनॉमलीज। अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले गैमेट्स में कोई क्रोमोसोमल एनॉमली है, एग या स्पर्म या उससे बने हुए एम्ब्रियो के अंदर कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हैं, तो बॉडी इस प्रेगनेंसी को ग्रो नहीं होने देगी। ये बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है और इस वजह से अर्ली प्रेगनेंसी में आईवीएफ के अंदर भी मिसकैरेज का रिस्क अधिक होता है। ये नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही 2% का रिस्क रखती है, जैसे किसी भी और अदर प्रेगनेंसी में होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? एम्ब्रियो बायोप्सी के द्वारा अगर हम पीजीटीए की टेस्टिंग करते हैं तो इससे आपको होने वाली क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स पहले ही पता चल जाएंगी एम्ब्रियो ट्रांसफर होने से पहले। आप अपना आईवीएफ के दौरान होने वाला मिसकैरेज अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी वजह है यूट्राइन लाइनिंग। अगर यूट्रस के अंदर बनने वाली लाइनिंग वीक होगी तो इसकी वजह से भी आपके मिसकैरेज का रिस्क अधिक होगा, और इसको करेक्ट करने के लिए ट्रांसफर से पहले आपके यूट्रस के अंदर हेल्दी एंडोमेट्रियम का बनना बहुत जरूरी है। तीसरी गलती है प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन कम बनता है या प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स कम रहते हैं तो इसकी वजह से भी आपकी बॉडी में अर्ली मिसकैरेज होने के रिस्क अधिक हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कभी भी प्रोजेस्टेरॉन की मेडिसिन्स बिना डॉक्टर की एडवाइस के बंद नहीं करनी चाहिए। चौथी वजह है एज और एग की क्वालिटी। 35 प्लस की एज की लेडीज के अंदर बनने वाले एग की क्वालिटी धीरे धीरे कम होती जाती है और ये 40 प्लस की लेडीज में और ज्यादा खराब हो चुकी होती है। इसी वजह से अधिक एज होने की वजह से बनने वाले एग की क्वालिटी खराब है, एम्ब्रियोस की क्वालिटी भी अफेक्ट होती है। पांचवी वजह है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। अगर लाइफस्टाइल के अंदर स्मोकिंग, अल्कोहल और अनेक तरह के टॉक्सिन्स का यूज है तो ये भी लीड कर सकता है आपको मिसकैरेज की तरफ। इन सभी को अवॉइड करें और केमिकल एक्सपोजर से अपने आप को बचा कर रखें। वो कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें मिसकैरेज का रिस्क अधिक होता है? सबसे पहला इस कैटेगरी में रखना चाहूंगी मैं एडवांस्ड एज के पेशेंट्स को। 35 प्लस की एज के बाद कोई भी लेडी मिसकैरेज के लिए ज्यादा प्रोन है और इन पेशेंट्स को ज्यादा केयर करने की जरूरत है। दूसरा रिस्क फैक्टर है रिपीटेड आईवीएफ फेलियर। रिपीटेड आईवीएफ फेलियर का रीजन भी पुअर एम्ब्रियो क्वालिटी या पुअर यूट्राइन रिसेप्टिविटी हो सकती है। हाई रिस्क है मिसकैरेज के लिए। तीसरा रिस्क पर है पीसीओएस या हार्मोनल इम्बैलेंस के पेशेंट्स। इन पेशेंट्स में भी मिसकैरेज का रिस्क ज्यादा है। चौथे हैं वो पेशेंट्स जिनको थायराइड इश्यूज या प्रोलैक्टिन रेज होने के इश्यूज हैं। थायराइड टेस्ट हमेशा चेक करना चाहिए आईवीएफ स्टार्ट होने से पहले। और पांचवे रिस्क फैक्टर्स पे हैं वो पेशेंट्स जिन्हें ब्लड डिसऑर्डर्स हैं। थैलेसीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के पेशेंट्स को इंक्रीज्ड रिस्क होता है मिसकैरेजेस का। अब बात करते हैं हम उन वार्निंग साइंस की जो जरूरी है आपको जानना अर्ली मिसकैरेज को समझने के लिए। इस कैटेगरी में सबसे पहले आता है ब्लीडिंग होना। अगर आप सही समय पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं अर्ली मिसकैरेजेस को अवॉइड किया जा सकता है। दूसरा साइन है सीवियर क्रैम्पिंग पेन्स होना। ये अर्ली साइन हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का या थ्रेटेंड अबॉर्शन का, और अगर आप सही समय पर डॉक्टर से मिलते हैं आपके कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और तीसरा साइन है सिम्टम्स का कम हो जाना। कुछ लेडीज को अक्सर नोजिया बहुत ज्यादा था जो अचानक अब कम हो गया है। ये अर्ली साइन हो सकता है और आपको अपने डॉक्टर से जरूर एक बार विजिट करना चाहिए। चौथा साइन है ब्राउन डिस्चार्ज, कुछ स्मेल
होने का। ये डेफिनेटली साइन हो सकता है इन्फेक्शन का, रिस्क फैक्टर है आपके मिसकैरेज का। आपको अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करना चाहिए। और 5वां, हार्ट बीट का नहीं होना। ये कंफर्म करता है कि अगर 6 to 8 वीक्स के अंदर हार्ट बीट डेवलप नहीं होती है तो ये अर्ली मिसकैरेज का साइन है और आपको अपने डॉक्टर से इसे जरूर डिस्कस करना चाहिए। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो प्रैक्टिकल टिप्स। सबसे पहला टिप, अपनी मेडिसिन को बिना डॉक्टर की एडवाइस के कभी बंद मत करिए। जैसा आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है उसी डोज में अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू रखें। टिप 2, पहले 12 हफ्तों में कोई हेवी फिजिकल एक्टिविटी ना करें क्योंकि ये डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है आपके प्रेगनेंसी की ग्रोथ पर। टिप 3, न्यूट्रिशन को सीरियसली लें। आयरन, फॉलिक एसिड और सभी सप्लीमेंट्स को रेगुलरली यूज करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मिसकैरेज को अवॉइड करने में। टिप 4, थायराइड और शुगर्स कंट्रोल करें और रेगुलरली चेक करें अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं। टिप 5, स्ट्रेस को अपना एनिमी समझो और इससे दूर रहना है योगा और मेडिटेशन के साथ। नेक्स्ट टिप, फॉलोअप स्कैन्स कभी मिस मत करना। आपके डॉक्टर ने आपको जब नेक्स्ट विजिट के लिए रीशेड्यूल किया है डेफिनेटली उस दिन अपना स्कैन करवाएं। अगर मिसकैरेज हो गया तो अब क्या करें? अगर आईवीएफ के बाद मिसकैरेज हो गया है तो उस फीलिंग को वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो ये द एंड नहीं है। अपने आप को समझें, मिसकैरेज के रीजन को आइडेंटिफाई करें। अगर आप भी जानना चाहती हैं आईवीएफ से पहले 3 महीने कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए तो उस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ, इसलिए मुझे फॉलो करें और जल्द ही मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।